व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब बारी आ गई है एक पूरा मैक्रो का वन शॉट जिसमें हमें एक क्विक रिवीजन मिल जाए। तो हमने सब कुछ करा, चैप्टर वाइज रिविजन्स करे, चैप्टर वाइज PYQs करे, फुल वन शॉट इंडियन इको भी करा। अब बचता है बस मैक्रो इको। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, वो लाइव कराऊंगा आज शाम को। और कुछ PYQs बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन हैं आज और कल। हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं तो आप काफी कॉन्फिडेंट अभी तक फील करने चाहिए। अभी भी नहीं कर रहे तो टेंशन मत लो, आज और कल की सारे लेक्चर्स से आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चीजों को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 के साथ, जो कि है नेशनल इनकम। ये आपके पास सबसे पहले स्टार्ट होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो इनकम है वो सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? एक फर्म्स होते हैं और एक हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड फर्म को सबसे पहले क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, जिसके बदले में उन्हें मिलता है फैक्टर पेमेंट। फिर पेमेंट को वो उनके लिए फैक्टर इनकम होता है, वो खर्चा करते हैं जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो घूम के वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही सर्कुलर फ्लो है। क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अच्छा, इसके अंदर इसके 3 फेसेस याद रखना। यानी सबसे पहले इनकम क्या होता है? जनरेट होता है। द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन। तो जनरेशन फेज याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज याद रखना, डिस्पोजिशन फेज याद रखना। इनके नाम क्या क्या है? प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, परफेक्ट। यही 3 मेथड्स भी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। चलो जी, इसके बाद हम लोगों ने बेटा स्टॉक फ्लो पढ़ा, रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ा। स्टॉक फ्लो क्या होता है? कोई भी वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है उसे स्टॉक बोलते हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जाता है उसे फ्लो बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर भी समय आ गया, समय सीमा आ गई कि यहां से यहां तक वो फ्लो है, एक टाइम पे है तो वो स्टॉक है। यानी इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसको स्टैटिक बोलते हैं, इसको हम डायनामिक बोलते हैं। फिर एग्जांपल आ गए, देखो वेल्थ आ गया, कैपिटल आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, ये स्टॉक है। और नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, लॉसेज, ये फ्लो है। रियल फ्लो, मनी फ्लो किसको बोलते थे? फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस अगर हो रहा है तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है तो उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स सर्विसेज का, इसमें एक्सचेंज होता है मनी का। अब जहां मनी आएगा वहां बार्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बार्टर की प्रॉब्लम तब होती है जब गुड्स के बदले में गुड्स बदले जाते हैं। जहां गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे वहां बार्टर की प्रॉब्लम होगी। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। आम भाषा में डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके अंदर 3 चीजें याद रखना, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। बट इको में हमें कुछ चीजें और हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है? शिप्स और एयरक्राफ्ट, ठीक है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ये आपने डिटेल में पढ़ी हुई होंगी। हम रिवीजन कर रहे हैं तो माइंड में फटाफट आ जानी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है किसी भी कंट्री में फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, और उसका खाना कमाना खर्चा वहीं से होता है, यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होता है। ये हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट आ जाता है। इसके बाद सिटीजनशिप, रेजिडेंशिप एक कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप यानी किसी भी देश का कोई सिटीजन कब हो सकता है, याद रखेंगे, सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है। याद रखना ये कैसा कॉन्सेप्ट है? लीगल कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि या तो बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है या फिर उसकी सरकार अलाउ करे किसी भी देश की। रेजिडेंशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि रहने की बात हो रही है, जहां से वो पैसा कमाना, खाना, खर्चा कर रहा है, वहां पे रेजिडेंशिप हो जाती है। एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी भी कंट्री का अगर वो 1 साल से ज्यादा वहां पे रह रहा है और उसका खाना कमाना खर्चा वहीं हो रहा है। सिटीजन तभी होगा या तो वो वहां पे बॉर्न हुआ है या फिर उसको गवर्नमेंट ने अलाउ करा है, सिटीजनशिप दी है। नेक्स्ट आता है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उनके सर्विसेज के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो मुफ्त में मिलती है, जिसके बदले में ऐसा कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करा गया है। It refers to income received by factors of production. It refers to income received without giving any productive services. याद रखेंगे फैक्टर इनकम दोनों जगह ऐड होगा, डोमेस्टिक में भी, नेशनल इनकम में भी। ट्रांसफर इनकम कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर इनकम नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता बेटा जी। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाना पड़ता है। ट्रांसफर इनकम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, बस मिल जाता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को मिलता है। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
ट्रांसफर इनकम का स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब ट्रांसफर में दो प्रकार के ट्रांसफर होते हैं, ये भूल जाते हैं बच्चे यूजुअली, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लो। जो ट्रांसफर्स इनकम में से करे जाते हैं उनको करंट ट्रांसफर बोलते हैं, जो ट्रांसफर्स वेल्थ में से करे जाते हैं उनको कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर नेचर के होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर इररेगुलर नेचर के होते हैं। करंट ट्रांसफर जो होते हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए करे जाते हैं। अब भाई इनकम में से कोई पैसा निकाल के दे रहे हो तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा ना। और यहां से जो ट्रांसफर करे जाते हैं वेल्थ में से, तो वेल्थ में से एसेट्स या लायबिलिटी गई होंगी, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। एग्जांपल याद रखेंगे, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब करंट ट्रांसफर्स का एग्जांपल है। इन्वेस्टमेंट ग्रांट यानी इन्वेस्टमेंट दे दी गिफ्ट के फॉर्म में, वायर डैमेजेस, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब कैपिटल ट्रांसफर्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। जो भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, यानी उसके अंदर अब कुछ नहीं होना, वो फाइनल है, उनको हम फाइनल गुड बोलते हैं। जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उनका फॉर्म चेंज होगा, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं या तो वो रीसेल के लिए होते हैं या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं, जबकि फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या है? फाइनल गुड्स वर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए होते हैं? या तो रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगे दोनों नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे। ये रेडी फॉर यूज है, ये रेडी फॉर यूज नहीं है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, ये भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है। ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स आ गए, जैसे दूध हाउस होल्ड्स ने, घर में किसी ने खरीदा, फाइनल है। वही दूध किसी चाय वाले ने खरीदा तो उसके लिए इंटरमीडिएट है। ठीक है। फिर जो फाइनल गुड्स होते हैं बेटा, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स? कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये फाइनल गुड्स के पार्ट है। ठीक है। अब जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर हूं, अब मैंने बीइंग अ कंज्यूमर चाय पत्ती खरीदी, तो मेरे लिए वो एक कंजम्पशन गुड है। फाइनल तो है ही है, फाइनल के ही पार्ट्स हैं, कंजम्पशन गुड है। और कंजम्पशन के बाद बस वो ऐसा मान लूंगा कि मैं इमीडिएटली कंजम्पशन कर लूंगा, भैया 2-4 दिन रख लूंगा। ठीक है। तो मेरे लिए वो सीधा सीधा आ जाएगा किसके अंदर? नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगा। कपड़े वगैरह अगर हम ले लेते हैं तो ये सेमी ड्यूरेबल में आ जाते हैं कि ठीक है यार रखे हैं। नॉन ड्यूरेबल हम लोग ले लेते हैं, सॉरी ड्यूरेबल हम लोग ले लेते हैं जो लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक हम लोग ले सकते हैं कि हमारे घर में फर्नीचर पड़ा है, हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज पड़ी है, तो ये सब ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है। राइट। गुड्स जो बच गया वो सब सर्विसेज है। सर्विसेज अगर कोई भी कंज्यूमर कोई सर्विसेज ले रहा है तो वो चौथे पार्ट में आ जाती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें किस चीज का, कंजम्पशन हो गए, उसके बाद हमारे पास बन जाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है। जो यूजुअली 1 साल से ज्यादा पड़े रहते हैं। सही हो गया या नहीं हो गया? वो सब कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। तो क्या जाता है यहाँ पे देखो, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक कार डीलर ने गाड़ी खरीदी, कार डीलर ने गाड़ी खरीदी रीसेल के लिए, तो अगर रीसेल के लिए हो गया तो वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है। एक कार डीलर ने नहीं, एक इंडिविजुअल ने गाड़ी खरीदी खुद यूज करने के लिए, तो उसके लिए वो फाइनल गुड हो गया और फाइनल में वो ड्यूरेबल गुड हो गया। ठीक है। अब एक कार डीलर ने ही, जो कि एक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, वो उसको यूज कर रहा है लंबे समय के लिए। अब देखो वो कंजम्पशन तो नहीं कर रहा उससे, वो कंजम्पशन तो नहीं है, तो उसके लिए वो कैपिटल बन जाएगा क्योंकि उससे वो पैसा कमाएगा और उसके लिए वो 1 साल से ज्यादा उसके पास पड़ा रहेगा। इसका मतलब एक ये भी है कि कोई भी इंटरमीडिएट गुड अगर 1 साल से ज्यादा आपके पास पड़ा रहता है तो वो फाइनल बन जाता है और वो कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ जाता है अगर आप कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है। परफेक्ट। They do not promote production capacity, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। सही है। कंजम्पशन गुड्स की यूजुअली लिमिटेड लाइफ होती है और कैपिटल गुड्स की यूजुअली मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है, डिग्रेड होती है नॉर्मल वियर एंड टियर से, यूजेज से, ऑब्सोलेसेंस से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस क्या होता है? अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए। एक चीज से प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ये दिन ब दिन इसकी वैल्यू कम हो रही है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर ये चोरी हो जाए, कैपिटल लॉस हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजंस बना के चलते हैं, रिप्लेसमेंट और रिपेयर के, जबकि कैपिटल लॉस का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना है। डोमेस्टिक इनकम जो है एक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मत भूलना। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इनकम एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इनकम होनी चाहिए, वो नेशनल इनकम में आ जाती है। डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर
इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने पहले बताया डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे कंसिडर करी जाती है। इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम चाहे हमारे देश में हो चाहे बाहर से आ रही हो, ठीक है। इसमें NFIA नहीं आता, इसमें NFIA आ जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड को हम बोलते हैं वैल्यू एडिड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड कब यूज होता है? जब जो इनकम है वो डिफरेंट फेसेस में हो रही हो। इनकम कब हो रही हो? डिफरेंट फेसेस में, कि पहले एक फेस, फिर दूसरा फेस, फिर तीसरा फेस, वैल्यू एडिशन हो रही हो हर फेस पे। वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इसको हम बोलते क्या है? इसको हम GVA एट MP भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी का दूसरा नाम होता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टेप्स एग्जाम में आ सकते हैं। स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। कैसे वैल्यू एडिड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं? नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। पहले प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई करो, सबको एक साथ जोड़ लो, कौन सा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन हो रहा है, सबको ऐड कर लो। उसके बाद GDP एट MP निकाल दो, इसी को हम GVA एट MP भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से डोमेस्टिक इनकम पे जाओ, यानी GDP एट MP से NDP एट FC पे जाओ। आप कैसे जाते हो GDP एट MP से NDP एट FC पे? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। DP सेम है, कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? बस हम लोग इसमें NFI ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे। ये स्टेप्स हैं वैल्यू एडिड मेथड के, ऐसे ही आपको लिख के आने हैं सिंपली, ओके। इसके बाद आ जाता है प्रिकॉशंस, जो आपको याद रखने हैं वैल्यू एडिड मेथड में। क्या क्या? इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करने, सेकंड हैंड गुड्स अगर हैं, सेल परचेज है, वो कंसिडर नहीं करने, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करनी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करने हैं, ये याद रखना। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती सेल्फ कंजम्पशन के लिए, गुड्स इंक्लूड होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि उनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो गुड्स की, ठीक है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का इंप्यूटेड रेंट वो हम इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है जब किसी भी एक गुड की वैल्यू 2 बार कंसीडर कर ली गई हो तो उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड, एक होता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड आपने पढ़ ही लिया। फाइनल आउटपुट मेथड ये बोलता है कि जो लास्ट में वैल्यू आई है ना, बस वो ले लो, उसको हम क्या बोल देते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। सपोज किसी फार्मर ने 0 से 500 का वीट बनाया, फिर वो वीट किसी ने खरीद लिया, उससे आटा बना दिया 800 का, फिर वो आटा किसी ने 800 का खरीद लिया, उसने 1000 रुपए के बिस्किट बना दिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? देखो कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 500 का वैल्यू एडिशन, यहाँ पे 300 का वैल्यू एडिशन, यहाँ पे 200 का वैल्यू एडिशन। तो हम बोलते हैं GVA एट MP 1000 आएगा। ये तो हो गया वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल आउटपुट बोलता है ये आखिरी वाला ले लो, कि आखिरी वाले ने कितनी वैल्यू जनरेट करी, 1000 है ना, तो ये आपका GVA एट MP हो जाएगा, ठीक है। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। देखो जैसे इसके अंदर 800 में 500 का तो आटा ही है ना, वीट ही है ना, इस 1000 में 800 का तो आटा ही है ना, परफेक्ट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है? अच्छा ये याद रखना, वैल्यू एडिड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद फैक्टर इनकम क्या क्या होता है हमारे पास? अगर आपको फैक्टर इनकम देखना हो तो COE, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंट एंड रॉयल्टी। इसका मतलब जो हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, जो हमारे लेबर को पैसा मिलता है COE, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बेटा याद रखना, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी हम लोग ले लेते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी बेसिकली ये प्रॉपर्टी इनकम होती है। इसके बाद इंटरेस्ट आपको मिलता है, ये भी हमारे पास फैक्टर इनकम का पार्ट बनता है। देन वी हैव प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं इसको याद करता हूँ, डॉक्टर कॉर्पोरेट, D इज डिविडेंड, R इज रिटेन्ड अर्निंग, C इज कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। देन वी हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है हमारे पास? जो भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने लिए खुद बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। जैसे सोल प्रोप्राइटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो खुद काम करके कमा रहे हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे फार्मर, बार्बर, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 5 चीजें हैं जो हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? प्रॉफिट, उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद मिक्स्ड इनकम, उसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 चीजें आती हैं,
वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट में हमने क्या बोला, डॉक्टर कॉर्पोरेट। डॉक्टर कॉर्पोरेट का मतलब डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अब अगर आप इन तीन चीजों को जोड़ दो तो इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एक्चुअल में जब आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हो, जब अपने देश की डोमेस्टिक लेवल पे होने वाली इनकम कैलकुलेट करते हो, यानी कि एनडीपी एट एफसी, तो आप ये 5 चीजें जोड़ते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई। ठीक है, अब अगर इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, फिर से वही प्रोडक्शन यूनिट्स क्लासिफाई करो, फैक्टर इनकम सारी जोड़ दो। मैंने आपको बता दी 5 चीजें आती हैं, ये वो आ गई। डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाओगे इन्हें जोड़ के एनडीपी एट एफसी पे, फिर यहाँ से एनएनपी एट एफसी पे चले जाना, एनएफआईए ऐड करके। इस पे एनएफआईए जोड़ो तो एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाते हैं। आई होप आपने ये अच्छे से तैयार करा होगा। इनकम मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस याद रखने हैं, ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं करनी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं करना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स इंक्लूड नहीं करना, इनसे होने वाली कमीशन अगर कोई होगी वो इंक्लूड करनी है, सेकंड हैंड गुड्स में अगर कोई ब्रोकरेज है वो इंक्लूड करनी है, विंडफॉल गेन्स होती हैं जो मुफ्त में आई, लॉटरी वगैरह, घोड़े की रेस से पैसा कमा लिया, इंक्लूड नहीं करना, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यू यानी वही ऑन ऑक्यूपाइड हाउस हो गया, ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस हो गया, उसकी वैल्यू इंक्लूड करनी है। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर कोई पेमेंट पिछली सेविंग्स हुई है तो वो भी इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल एक्सपेंडिचर की, तो इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड पे आ गए हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है सबसे पहले, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, और चौथी चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है नेट एक्सपोर्ट्स। चौथी चीज क्या आती है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो देखो ये आ गया नेट एक्सपोर्ट्स। अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूं कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से सर हमें क्या मिलता है। देखो, वैल्यू एडिड मेथड से क्या मिलता था, जीडीपी एट एमपी, जिसको हम बोलते थे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम मेथड से आपको मिलता था एनडीपी एट एफसी, जिसमें आप 5 कंपोनेंट जोड़ देते थे प्राइम। उसके बाद आपको जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हो तो इस पे भी आपको जीडीपी एट एमपी मिलता है। इसके अंदर भी 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4? अच्छा, प्रॉफिट में क्या क्या था, डॉक्टर कॉर्पोरेट, ठीक है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस सैलरीज इन कैश, वेजेस सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहां पे आप क्या बोलते हो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कई बार यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपको जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, तब आप कहां पहुंचोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। ये फॉर्मूलाज में मैंने सब पढ़ाया है, आई रियली होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और रिवीजन आपका हो गया बढ़िया। चलो अब चलते हैं हम आगे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या प्रिकॉशंस हैं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ फाइनल गुड्स लेना है। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं इंक्लूड करनी, सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करने, फाइनेंशियल एसेट, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर पे होने वाला खर्चा इंक्लूड नहीं करना, ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद क्या क्या हमारे पास स्टेप्स हैं, वही आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिक यूनिट्स, कौन कौन से सेक्टर से खर्चा हुआ है, हाउस होल्ड का कितना, प्रोडक्शन का कितना, गवर्नमेंट का कितना। फिर फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो सबको जोड़ के, यानी जीडीपी एट एमपी निकाल दो। उसके बाद डोमेस्टिक इनकम पे आओ, उसके बाद नेशनल इनकम पे आओ। यही आपको हर मेथड में लिखना है। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर मेथड में प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये दोबारा आ गया। अब आ जाता है हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है सर, अगर आप नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाल रहे हो तो हम लोग बोलते हैं कि प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज की। अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हो तो हम बोल रहे हैं प्राइस पहला वाला, क्वांटिटी आज की। ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। यहाँ पे प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, पिछले वाला प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। ये एक अच्छा टूल नहीं है क्योंकि इसमें आज का प्राइस है तो इन्फ्लेशन आता है। ये एक अच्छा टूल है। ओके, ये चेंज इन बोथ प्राइस और क्वांटिटी से अफेक्ट होता है, ये अफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी से। इसका फॉर्मूला P1Q1, इसका फॉर्मूला P0Q1। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं, इसको हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। डिफरेंस भी आ सकता है नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम में, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मैं आपको बता ही चुका हूँ। नॉमिनल किसको बोलते हैं, जब आपका प्राइस और क्वांटिटी आज की है, P1 इंटू Q1। रियल किसको बोलते हैं, प्राइस पिछला है, P0 इंटू Q1। क्या फॉर्मूला चल गया हमारे पास, फॉर्मूला चलता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ओके, नॉमिनल होगा रियल इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब भी यही है, बेसिकली प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोल दिया, और नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। इन केस आप वहां पे भूल जाओगे सर पहले कौन सा आएगा, तो अल्फाबेटिक याद कर लेना। पहले ABCD में N आता है या R आता है, पहले N आता है ना तो ये ऊपर चलेगा, N अपॉन R इंटू 100। जीडीपी एंड वेलफेयर ये बोलता है कि कई लोग ये बोलते हैं
कि अगर जीडीपी अच्छा है तो वेलफेयर भी हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार जीडीपी बढ़ रहा होता है लेकिन वेलफेयर लोगों का नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलराइट, एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नैलिटीज 2 तरीके की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यानी कई बार इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं, उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और जो बुरी होती हैं उसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस सिनेरियो में आप बहुत सारा पॉल्यूशन भी कर रहे हो। आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉल्यूशन कर रहे हो उसके लिए आप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तो आप वो गलती कर रहे हो। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर घट रहा है, तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है। सिमिलरली अगर आपने कोई पब्लिक पार्क बनाया है या पब्लिक पार्क आप टेक केयर कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, तो लोगों की हेल्थ बढ़ रही है उससे, तो उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं वो सर्विसेज जो हम कभी भी नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते, लेकिन हमारा वेलफेयर उनसे बढ़ता है। सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, ऐसी चीजें जिनसे हमारा वेलफेयर बहुत बढ़ता है, लेकिन हम कभी इनको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही फायदा दे रहा हो। अब जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ रिच सेक्शन में बढ़ रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ भैया देश में, है ना। चेंज इन प्राइस, कई बार जीडीपी बढ़ रहा है सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से, तो वो भी वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं करता। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन भी उसी तेजी से बढ़ रही है तो कोई फायदा नहीं होगा जीडीपी बढ़ने का। तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक्सटर्नैलिटी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारा दूसरा यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं द मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ खास आपको देखने वाला नहीं है। मनी क्या है? मनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो पैसा देके। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब हर चीज को वैल्यू कर सकते हो मनी की टर्म्स में। भैया 1 किलो चावल कितने का, 1 लीटर पेट्रोल कितने का, वैल्यू लग गया ना अब। ठीक है, स्टोर कर सकते हो आप मनी को कहीं पे भी, और लास्ट में आप लोन्स के तरीके से मनी फ्यूचर में भी पे बैक कर सकते हो। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जनता के पास कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, तो इसीलिए ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसके मेजर्स 4 हैं, M1, M2, M3, M4, जिसमें M1 आपको बहुत अच्छे से याद करना है। M1 क्या है? सीसी, दीदी, ओदी। सीसी करेंसी एंड कॉइन्स, दीदी डिमांड डिपॉजिट्स, ओदी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये याद रखना। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर होता है बेटा कि अगर आप कमर्शियल बैंक में कुछ भी डिपॉजिट कराते हो, यानी इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, उस प्राइमरी डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक कई गुना इनकम जनरेट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। ओके, ये पैसा बढ़ना या कम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा वापस घूम के आ रहा है, यानी कितना बैंक्स वापस लोन दे रहे हैं। तो ये इनवर्सली रिलेशन होता है LRR से, यानी लीगल रिजर्व रेशो से, और डायरेक्टली रिलेटेड होता है जितने लोन्स बटेंगे, यानी जितने ज्यादा लोन बटेंगे उतना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, उतना मल्टीप्लाई होगा। जितने कम लोन बटेंगे उतना कम सर्कुलेट होगा, उतना कम मल्टीप्लाई होगा, इसलिए लोन बटने जरूरी हैं। ओके, तो क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR, आप यहीं से देख पा रहे हो, LRR के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वी हैव सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक सबसे सुप्रीम बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। यानी ये सबसे बड़ी बॉडी है हमारे देश में। आरबीआई है जो 1935 में जिसका जन्म हुआ था। आरबीआई की क्या क्या फंक्शन है? करेंसी अथॉरिटी, हमारे देश में सारी करेंसी यही इशू करता है, किसको छोड़ के? 1 रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़ के। ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर यही है। जिस तरीके से हमारा बैंकर कमर्शियल बैंक है, वैसे गवर्नमेंट का बैंकर सेंट्रल बैंक है। बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक, एजेंट, सुपरवाइजर यही है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, एक को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, एक को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और LRR। ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग परचेज या सेल करते हैं सिक्योरिटीज को, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज सेल करनी है। LRR के 2 कंपोनेंट होते हैं, CRR और SLR, इन दोनों को बढ़ाना है। ठीक है, डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या आता है? क्वालिटेटिव में हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्जिन को बढ़ाना है। उसके बाद मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में आपको एडवाइस करनी है बैंक को टू डिस्करेज लेंडिंग, लोन नहीं देना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लास्ट आता है, जिसमें हमें एक स्कीम लेनी है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग करनी है, यानी सेलेक्टिव सेक्टर्स को ही क्रेडिट देना है। लास्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी हमारे देश में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं सब किसकी कस्टडी में रहेंगे? सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रहेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। करेंसी अथॉरिटी क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है, बैंकर्स बैंक क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई।
रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है अगर आप पैसा जमा करोगे तो वहाँ से कितना इंटरेस्ट आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेलिंग और बाइंग होती है सिक्योरिटीज़ की। एलआरआर में जो अपने पास रिजर्व करके रखना है उसको हम एसएलआर बोलते हैं, जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है उसको हम सीआरआर बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ लोन में और सिक्योरिटी में। उसके बाद मॉरल सुएशन बैंक की एक नॉर्मल पॉलिसी है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में एक डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, बस रीड कर लेना। अब आ रहे हैं हम लोग अपनी अगली यूनिट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले हम एडी की बात करते हैं। तो देखो डिमांड होता था, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, जब एक कंज्यूमर की बात हो रही थी। अब इकोनॉमी में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं, तो जब चारों सेक्टर्स की डिमांड को हम जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोगों ने चारों सेक्टर की डिमांड ले ली, जिसमें कि सबसे पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स की डिमांड आ गई, जिसको हम PFCE बोलते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। फिर सारा इन्वेस्टमेंट आ गया फर्म्स का, जिसको हम I बोलते हैं। उसके बाद सरकार का खर्चा आ गया, जिसको हम G बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स आ गया, जिसको हम X-M बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो चारों ही सेक्टर आ गए, प्राइवेट आ गए, फर्म्स आ गए, गवर्नमेंट आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। तो AD बेसिकली क्या बन गया, C + I + G + X-M। AD refers to the total value of final goods and services which all the sectors are planning to buy at given level of income during a period of 1 accounting year। ठीक है जी। AD को टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर भी बोला जाता है, इसीलिए जब आप नेशनल इनकम में देखोगे तो एक्सपेंडिचर मेथड में यही 4 चीजें आई थी, याद करना, ठीक है जी। फिर AD के लिए हमने एक टेबल बनाई थी। AD जब आप पूरा चैप्टर आगे पढ़ोगे तो AD किसका कंपोनेंट माना जाएगा, बस 2 कंपोनेंट माने जाएंगे, C + I। वैसे तो 4 होते हैं लेकिन पूरे चैप्टर में हम 2 ही एज्यूम करके चलेंगे, AD = C + I। ये टेबल आपको बहुत मदद करेगी। उसके बाद AD का कर्व जब हमने बनाया तो हमें समझ में आया कि 2 कंपोनेंट है सर। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जिसको हमने कांस्टेंट रखा है, वो ऐसे ही रहेगा। कांस्टेंट क्यों रखा है, ताकि हमारे लिए इजी हो, तो ये एक अजम्पशन है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं कि इनकम कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व लिया था। कंजम्पशन इनकम के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। ये 0 से शुरू नहीं होता, थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, और ये जो 0 लेवल पे भी खर्चा होता है इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। इसको भूलना मत, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों को जोड़ दूं तो एक कर्व बन के आता है, जिसको हम AD बोलते हैं, AD = C + I। AD और C हमेशा पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। AD = C + I, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0, जिसको हम C बार बोलते हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है, क्योंकि इनकम में और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस, कारण क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व हमेशा ऊपर से आता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। AD का कर्व भी पॉजिटिव स्लोपिंग है ऊपर की तरफ, और AD का स्लोप हमें किससे पता चलता है, MPC से। अभी MPC आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। डन। AS क्या होता है सर, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई होता है कि टोटल इकोनॉमी में जितने सभी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं, ठीक है। अब जब मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि जितना टोटल प्रोड्यूसर्स ने आगे सप्लाई करा, भाई घूम के वही तो इनकम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि AS और इनकम एक ही बात है, AS और नेशनल इनकम एक ही बात है। Aggregate supply refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in a given period of time. AS can also be termed as national income. अब AS के क्या कंपोनेंट्स हैं भैया, इनकम मान लिया तो इनकम या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, तो AS किसके बराबर होगा, C + S के, ठीक है। इट मीन्स इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो नेशनल इनकम इज = C + S, ठीक है। फिर से टेबल वही ले लिया, इनकम वही कंजम्पशन, इनकम में से कंजम्पशन हटाओ तो सेविंग्स आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे C + S तो AS आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, AS, जिसको हम C + S बोलते हैं। और आप देखोगे इनकम और AS बराबर आएंगे, वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है जी। अब जब आप इसका कर्व बनाओगे तो भैया इधर इनकम लिया, इधर AS लिया, दोनों बराबर बराबर है। टोटल का 90 डिग्री होता है, तो आधा आधा मतलब 45 इधर 45 इधर, तो जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो अपनी इनकम से, आपकी जो भी इनकम है उससे आप कितना खर्चा करने वाले हो, उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। कंजम्पशन का क्या रिश्ता है इनकम के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखो इनकम और कंजम्पशन वही वाली एक ही टेबल है जो पूरे चैप्टर में चल रही है। 0 लेवल पे 40, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, फिर 80 से बढ़ा देना, ये टेबल सब जगह चलता है। इसके बाद आपने कर्व बनाया जिसमें आपने दिखाया कि ये इनकम है,
ये कंजम्पशन है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे यानी जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होगा, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों, अगर इनकम बराबर कंजम्पशन है तो सेविंग भी जीरो होगा ना, जितना कमाया उतना खर्चा करा, सेविंग भी जीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह पे आ सकता है, जहां पे सेविंग जीरो हो या यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन हो। क्वेश्चन आ सकता है सर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखो कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं बात करूं तो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, सॉर्टेड। तो जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम कम होगा तो इसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं, और जब इनकम ज्यादा होगा कंजम्पशन कम होगा तो इसको हम सेविंग्स बोलते हैं। यानी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिस सेविंग आती है, बाद में सेविंग आती है। डन सर। दो तरीके का कंजम्पशन फंक्शन होता है बच्चों, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है कि आप अपनी इनकम में से कितना कंजम्पशन कर रहे हो, और एमपीसी होता है कि कितना इनकम चेंज होने की वजह से कंजम्पशन चेंज हो रहा है। यानी अगर मेरी इनकम 100 रुपए की है और मैं खर्च कर रहा हूं 70 रुपए, तो बोलूंगा ना कि 70 रुपए खर्च कर लिए तो 0.70 आ गया। सही है या नहीं है? अब इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है? सर मेरी इनकम 100 की है, क्या मैं 100 खर्च कर सकता हूँ? अगर मेरी इनकम 100 की है तो क्या मैं 100 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, मेरी वैल्यू है 100 रुपए की कंजम्पशन, 100 रुपए की इनकम, तो एपीसी 1 भी हो सकता है। क्या एपीसी 0 हो सकता है कि अगर इनकम 100 हो और मैं 1 रुपया भी खर्च ना करूं? ये नहीं हो सकता, खर्चा तो होगा ही होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप 0 रख दो, यहाँ पे अगर आप 0 रख दो कि भाई 100 रुपए कमाए लेकिन खर्चा ही नहीं है, खाना ही नहीं खाता, ऐसा थोड़ी होता है। तो एपीसी 0 नहीं हो सकता। क्या मोर देन 1 हो सकता है? 105 ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कई बार। ऐसा होता है कि आप पिछली सेविंग्स में से खर्चा कर रहे हो, तो एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, यानी मोर देन 1 एपीसी हो सकता है। यस। फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू वाई। 1 हो सकता है, यस। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यस। लेस देन 1 भी हो सकता है, क्या 1 से कम? यस। इसके बाद हम बोले क्या नेगेटिव हो सकता है? नो। क्या 0 हो सकता है? नो, क्योंकि नेगेटिव कंजम्पशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और कंजम्पशन ना करें ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया एपीसी। इसके बाद अगर एमपीसी की बात करूं बच्चों, तो एमपीसी होता है कि अगर इनकम बढ़ गई, इनकम 100 से 200 हो गई, तो चेंज इन इनकम कितना आया? 100। कंजम्पशन हुआ 70 से 100, तो कितना चेंज इन कंजम्पशन आया? 30। तो मैं बोलूंगा कि एडिशनल इनकम का 30%, 30% हमने खर्च कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.30। इसका कोई यूनिट नहीं होता, आप सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है जी, एपीसी और एमपीसी। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर अगर हमें इसका कर्व बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसका कर्व बहुत सिंपल है। अगर आपको एपीसी का कर्व बनाना है और एमपीसी का कर्व बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है एक कंजम्पशन का कर्व। ये कंजम्पशन का कर्व आ गया। इधर आप इनकम लेते हो तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया कि मेरा ये इनकम है, इस इनकम पे जितना मेरा सामने कंजम्पशन आ रहा होगा, तो इस पॉइंट पे एपीसी आपका हो जाएगा OC अपॉन OY, क्योंकि कंजम्पशन बराबर इनकम होता है ना एपीसी। अब अगर सर एमपीसी बनाना हुआ तो एमपीसी में इतना बना के रखना, फिर आप इनकम को आगे ले जाना, थोड़ा सा इनकम को यहाँ ले जाना। सपोज ये हो गया Y डैश। अब यहाँ से अगर आप ऊपर चलो तो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ गया ना, C डैश। तो देखो इनकम कितना बड़ा, यहाँ पे अब मुझे एमपीसी लिखना है। एमपीसी होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो इनकम कितना बड़ा? Y इनकम बड़ा इतना, ये वैल्यू, तो इनकम हो गया Y डैश, इतना चेंज है, और कंजम्पशन कितना बड़ा? इतना। भाई यहाँ तक तो पहले ही था, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया C डैश। तो इसको हम एमपीसी का कर्व बोल देंगे। एमपीसी के कर्व में बस याद रखना इनकम भी बढ़ा के दिखानी है और कंजम्पशन भी बढ़ा के दिखानी है। ठीक है, तो ये एपीसी और एमपीसी हो गया। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है कर्व, जो मैंने आपको दिखा दिया। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या आ रहा है? एमपीसी। एमपीसी भी हमने डिस्कस कर लिया। एमपीसी का जो वैल्यू है बच्चों, वो हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। एमपीसी गरीब का हमेशा ज्यादा होता है और अमीर का हमेशा कम होता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं ऑलरेडी पूरी होती हैं। ओके, ये आपका बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम सेविंग फंक्शन पे आ जाते हैं। सेविंग फंक्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि कितना सेविंग फंक्शन इज आप अपनी इनकम में से कितना सेव कर लोगे। ठीक है, इनकम में से कितना सेव कर लोगे, ये सेविंग फंक्शन है। अब ये भी दो प्रकार का है, एपीएस और एमपीएस। इनकम में से कितना सेव करा, सेविंग अपॉन इनकम, ये एपीएस होता है। अगर इनकम चेंज हो गई तो सेविंग में कितना चेंज आया, उसको हम एमपीएस बोलते हैं। बिल्कुल सेम है पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह, बस सी की जगह एस लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एपीएस और एमपीएस होता है। सर अगर एपीएस का कर्व बनाना हुआ फिर कैसे बनाऊंगा? बेटा जो सेविंग कर्व है ना, वो नेगेटिव से शुरू होता है, क्योंकि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो 0 पे अगर 40 का कंजम्पशन है तो सेविंग तो नेगेटिव आएगी ना, 0 - 40 -40। पिछली सेविंग से करा होगा ना ये,
है ना। तो यहाँ से नेगेटिव से शुरू होता है, इसको हम नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर इनकम पे, सपोज ये वाई है, इस इनकम पे कितनी सेविंग है, ये सपोज एस है, तो ये हमारा एपीएस है। एपीएस इज एस अपॉन वाई, तो ओ एस अपॉन ओ वाई, ये आपका एपीएस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एमपीएस का कर्व बनाना हुआ सर, फिर मैं क्या करूँगा, फिर इनकम बढ़ा दो ऐसे, वाई इनकम बढ़ने से आप दिखाओगे कि कितनी सेविंग बढ़ी, ठीक है। अब देखो इनकम इतनी बढ़ी और सेविंग इतनी बढ़ी, तो यहाँ पे आप एम पी एस बोलोगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इनकम बढ़ी वाई वाई डैश, जिससे सेविंग बढ़ी एस एस डैश, ये आपका एम पी एस हो गया। इस तरीके से आप ए पी एस और एम पी एस का कर्व दिखा दोगे, ठीक है। एक बार ये वाला कर्व भी चेक कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे होता है जहाँ पे सेविंग जीरो होता है, इससे पहले डिस सेविंग, नेगेटिव सेविंग, इसके बाद पॉजिटिव सेविंग, तो उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। ओके सर, एपीएस एमपीएस मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी हो तो फिर से आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू भी देखने के लिए हम लोग को बस फॉर्मूला रखना होगा, एपीएस एस अपॉन वाई। आओ सबसे पहले चेक करते हैं, अगर 100 रुपये की इनकम हो और सेविंग जीरो, तो क्या एपीएस जीरो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि सारा का सारा खर्च कर लूँ। अगर मेरी 100 की इनकम है और 100 का ही कंजम्पशन है, तो सेविंग जीरो है ना। इनकम बराबर कंजम्पशन, सेविंग जीरो, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और एपीएस जीरो होता है। ओके, 100 की इनकम हो और 100 ही सेव कर लूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 100 की इनकम है तो 100 सेव कैसे कर सकता हूँ भैया, खर्चा भी तो करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव सेविंग्स होती है ना, तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। ऑलराइट, चलो जी। एमपीएस की बात करें तो ये हमेशा वही 0 से 1 के बीच में घूमता है। एपीएस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कर्व हमने डिस्कस कर लिया। एपीएस कैन बी जीरो हो सकता है, नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कैन बी नेगेटिव हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। एमपीएस भी हमने डिस्कस कर लिया, एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में घूमता रहता है। जैसे एमपीसी भी 0 से 1 के बीच में घूमता है, वैसे एमपीएस भी 0 से 1 के बीच में ही घूमता है, ठीक है। इसके बाद एक बच्चों इनमें रिलेशनशिप याद रखना, आपको पता होना चाहिए ये बात ऑलरेडी, क्योंकि हम सब रिविजन कर रहे हैं तो पॉइंट ना मिस हो। एपीसी और एपीएस ये हमेशा 1 होता है, एमपीसी और एमपीएस ये भी हमेशा 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेविंग कर्व अगर कंजम्पशन कर्व से ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। अगर सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से बनाना है तो कैसे बनता है, कंजम्पशन कर्व सेविंग कर्व से बनाना है तो कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। लो, अगर कंजम्पशन कर्व गिवन है, सेविंग बनाना है, तो देखो क्या करना, सबसे पहले इनकम बनाओगे, ये कंजम्पशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें ढूंढना, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर सिंपली क्या करना, नीचे जितना आपका ब्रेक इवन, जितना आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन था उतना ही नेगेटिव सेविंग मार्क करना इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है और सेविंग जीरो होता है। यहाँ से एक लाइन खींच देना, ये सेविंग कर्व बन गया, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस दिया उतना ही लेना, ब्रेक इवन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लाइन खींच देना, बन गया कंजम्पशन से सेविंग। अगर जस्ट इसका अपोजिट करें, सर हमें सेविंग दिया हुआ है, कंजम्पशन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सेविंग दिया हुआ है सपोज, अब आपको कंजम्पशन बनाना है, तो इसके नीचे पहुंच जाओ। सबसे पहले एक वाई यानी इनकम का कर्व बना लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना जो कि इनकम पे आके रुक जाए। उसके बाद जितना आपका नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनोमस कंजम्पशन मार्क कर लेना, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना, तो यहाँ से आपका कंजम्पशन बन जाएगा। ये सेविंग से हमने कंजम्पशन बना दिया। यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन और नेगेटिव सेविंग की वैल्यू आपको सेम रखनी है, राइट। इस तरीके से सेविंग से कंजम्पशन बनता है, कंजम्पशन से सेविंग बनता है। इसके पॉइंट्स जरूर लिख के आना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें तो दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं बच्चों, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड होती है जो इनकम के साथ बढ़ती है और इनकम के साथ कम हो जाती है, यानी कि इनकम जब मेरी इतनी थी तो इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, और बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगी, ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ इनकम के साथ सीधा सीधा रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का, इसको इंड्यूस बोलते हैं। ऑटोनॉमस जो कांस्टेंट रहती है, जिसको इनकम से कोई भी फर्क नहीं है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक हो गया। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स। ऑटोनॉमस जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट से, तो ये प्राइवेट सेक्टर करेगा, वो पब्लिक सेक्टर करेगा, यानी सरकार करेगी। ये इनकम इलास्टिक होती है, इनकम के साथ चेंज होती है, वो चेंज नहीं होती। ओके जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आया था, एक्स एंट और एक्स पोस्ट। एक्स एंट किसको बोलते हैं बच्चों, एक्स एंट बोलते हैं जब आप कोई भी चीज प्लान्ड करते हो, तो प्लान्ड सेविंग को एक्स एंट सेविंग बोलेंगे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को एक्स एंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, एक्चुअल में कितना हुआ उसको एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जहां पे जितने भी लोग जो काम चाह रहे हैं, एबल और विलिंग है, उनको काम मिल रहा है, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जहां पे जितने भी लोग हैं उनको रिक्वायरमेंट से कम काम मिल रहा है, अंडर एम्प्लॉयड। बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, तो अपने रिक्वायर्ड से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, उसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होती है और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म होती है। इनवॉलेंट्री क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है कि मैं काम करना चाहता हूं लेकिन काम मिल नहीं रहा, इनवॉलेंट्री बेरोजगार हूं मैं, लेकिन अब मैं काम ही नहीं करना चाहता, अपनी इच्छा से ही मैं बोल रहा हूं यार पैसा कम मिल रहा है मैं नहीं करता, तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलेंट्री जब आप अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हो, और इनवॉलेंट्री जब आपका काम करने का मन है लेकिन काम मिल ही नहीं रहा, तो उसको हम इनवॉलेंट्री बोल देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो ही नहीं सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा होगी, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होता है? एक जॉब छोड़ के दूसरी करोगे तो बीच में टाइम गैप आएगा ना, उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल किसको बोलते हैं? हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हो, कोई और तरीके की डिमांड हो वर्कर की और अभी कोई और है आपके पास, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देन वी हैव इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में बच्चों आपको मेनली कीन्स याद रखना है, जेएम कीन्स। कीन्स ने दो थ्योरी दी हैं इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए। एक थ्योरी है एडीएस अप्रोच और एक है एसआई अप्रोच। कीन्स ने बोला अगर आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है तो दो अप्रोच रहेंगी हमेशा। एक बार इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे एएस और एडी बराबर होंगे, इसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो ब्रेक इवन पॉइंट था। नहीं बेटा, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं था, ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ पे कंजम्पशन बराबर इनकम होता है। देखो ये कंजम्पशन का कर्व है, एडी तो इसके ऊपर आता है ना, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास एडीएस जहाँ पे बराबर होता है, एक तो वो इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है। उसके बाद जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एसआई, तो हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो ऐसे चलता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ये है, और सेविंग्स हमारे पास एस बराबर आई। सेविंग किस तरीके का होता है? सेविंग हमारे पास नेगेटिव कर्व होता है ये, तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट जहां पे आएंगे उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे सेविंग जीरो है तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पहले आता है, इक्विलिब्रियम बाद में आता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऑलराइट, ये याद रहेगी बात। ठीक है सर, ये दो अप्रोच कैसे आई? देखो बेटा, एडी इज इक्वल टू एस, एडी को हम क्या बोलते हैं? सी प्लस आई, इसको हम क्या बोलते हैं? सी प्लस एस। सी से सी खत्म हुआ तो आई इज इक्वल टू एस। दो अप्रोच है, एडी बराबर एस और एस बराबर आई। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि गला भी बंद हो गया है बिल्कुल, हम इसको इफेक्टिव डिमांड भी बोल सकते हैं क्या? यस, कई बार क्वेश्चन आया है कि वो एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड यूजिंग कीन्स थ्योरी। तो इफेक्टिव डिमांड में एडीएस अप्रोच पूरी लिख के आना। ठीक है जी, देखो ये बता दिया मैंने आपको, कीन्स की दो अप्रोच हैं, एडीएस एसआई, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या लेते हैं? टू सेक्टर मॉडल लेके चलना है, यानी वही सी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान रहे हैं, प्राइस लेवल सेम मान रहे हैं, और इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में देख रहे हैं। ठीक है, एडीएस अप्रोच, पहले एडी के बारे में लिख दो, सी प्लस आई होता है, एएस सी प्लस एस होता है, फिर वही टेबल बना दो। इस टेबल पे जहां पे एडी और एएस बराबर है 400 पे, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एडी ग्रेटर देन एएस हो तो क्या, एडी लेस देन एएस हो तो क्या, ये आपको पता होना चाहिए। एडी बराबर एएस आपको दिखा चुका हूं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे आप। अब एडी अगर लेस देन एएस है, इसका मतलब डिमांड कम है ना। डिमांड कम है तो क्या होगा? स्टॉक बिकेगा नहीं, आपके पास स्टॉक बहुत सारा हो जाएगा, आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा। स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो अगली बार आप प्रोडक्शन कम करोगे, तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए, एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए तो डिमांड ज़्यादा है, तो जो आपने स्टॉक मेंटेन करने की सोची थी उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो अगली बार इन्वेंट्री बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये आपको लिख के आना है। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसआई अप्रोच में आपको दिखाई चुका हूँ। देखो इस तरीके से, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, आप ये दोनों डबल कर्व भी बना के आ सकते हो, ऊपर एडीएस दिखा दिया, नीचे एसआई दिखा दिया। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको पूरी पढ़ी है आपने अच्छे तरीके से, वो लिखनी है। सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो तो क्या करना है सर, और सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो तो क्या करना है? अब देखो, सेविंग अगर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे। खर्चा नहीं कर रहे तो वही इन्वेंट्री बढ़ जाएगा वापस से, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा तो अगली बार प्रोडक्शन भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। और अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो सॉरी सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो, इसका मतलब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? लोगों का कंजम्पशन ज़्यादा है तो इन्वेंट्री गिर जाएगा, इन्वेंट्री गिर जाएगा तो उस सिनेरियो में अगले सही करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ऑलराइट, चलो जी। देन वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है और सभी लोग एम्प्लॉयड भी हैं, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब डिमांड कम होता है, कि मेरा मन है ज़्यादा काम करने का बट इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है,
अगर डिमांड नहीं है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ ये एस है, ये एडी है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन इकोनॉमी में भी डिमांड नहीं है तो नीचे आ गया एडी। अगर डिमांड नहीं है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मिलेगा E1, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ गया। मैं काम करना चाहता हूँ इतना, लेकिन अभी है सिर्फ इतना ही, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गए या नहीं आ गए हम लोग। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है, हम जाएंगे इधर की तरफ ही, एरो लगा के आना, इधर की तरफ ही आपको जाना है। ओके, उसके बाद ओवरफुल होता है जब इससे ज्यादा हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो ये आएगा इसके बाद, यानी इतनी ज्यादा चल रही है, हमें जाना इधर ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे घूम फिर के। ठीक है जी, परफेक्ट। ओवरफुल भी मैंने आपको समझा दिया अगर एडी ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट, फिर इसके अंदर एक मल्टीप्लायर आता है। मल्टीप्लायर क्या बोलता है, मल्टीप्लायर बोलता है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे कई गुना इनकम जनरेट होगा, यानी K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जिस रेट से इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, कि अगर आपने 1000 लगाए और 5000 हो गए तो 5 गुना हो गया ना, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज याद रखना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/एमपीएस। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर से, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है सर, एक्सेस डिमांड होता है अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही हो, काफी ज्यादा, और सप्लाई कम हो, तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। सर एक्सेस डिमांड कब मिलेगा, देखो एक्सेस डिमांड क्या है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ध्यान से देखो, अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते थे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना डिमांड ज्यादा आ रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। की महंगाई होगी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, अब जब भी डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आ सकता है बच्चों। रीजंस क्या थे डिमांड ज्यादा होने के, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, टैक्स कम हो गया है, उसके अलावा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर काफी बढ़ रहा है, फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, राइज इन एक्सपोर्ट्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी ना हमारे देश में, डेफिसिट फाइनेंसिंग नए नोट छपे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हम पढ़ के आए ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड करेंगे। ओके, डेफिशिएंट डिमांड इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। अच्छा एक चीज रह गई, एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे क्या इंपैक्ट होता है, कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल हम शॉर्ट रन में चल रहे हैं, इतनी जल्दी आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे, तो देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन आउटपुट, नो इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, बट प्राइस जरूर बढ़ जाएगा। शॉर्ट रन में महंगाई तो होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड, अगर डिमांड कम है, डिमांड नीचे की तरफ आ जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा, लेकिन आपको शो नहीं करना, आपको बस ये शो करना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। इस सिनेरियो, इसके कारण क्या है, उल्टे, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टैक्सेस बढ़ गए हैं तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, इंपोर्ट हो रहे हैं तो अपने देश में डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट गिर गए हैं तो भी डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है तो भी। आउटपुट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर डिमांड कम है तो आउटपुट, अगली बार प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड ये आ गया, ये आपको बड़े ध्यान से पता होना चाहिए। ओके, मीनिंग लिख देंगे, एक से इन्फ्लेशनरी गैप, एक से डिफ्लेशनरी गैप, इक्विलिब्रियम, एक में अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। रीजन बहुत सारे पढ़ाए मैंने आप लोगों को। इंपैक्ट ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे आउटपुट भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, प्राइस एक में बढ़ेगा एक में कम हो जाएगा। इसके बाद भी हैव, इसको कैसे कंट्रोल करें एक्सेस डिमांड को, तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम आरबीआई की पॉलिसी बोलते हैं। अब सरकार क्या करेगा, अपना खर्चा कम करेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, बहुत पैसा है, तो खर्चा कम करना है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, क्योंकि लोग डिमांड कम करें भैया, बहुत डिमांड कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाओ। क्वांटिटेटिव में आरबीआई क्या करेगा, लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मनी सप्लाई ज्यादा है, तो बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट भी लिख देना यहाँ पे, वो भी बढ़ा देगा, सिक्योरिटी सेल करेगा, एलआरआर बढ़ा देगा, मार्जिन बढ़ाएगा, डिस्करेज लेंडिंग, एलआरआर इधर आएगा, इधर नहीं आता, क्वालिटेटिव में नहीं आता है, मिसप्रिंटेड है। ठीक है, और क्रेडिट राशनिंग आ जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए इसका जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा कर दो। गवर्नमेंट क्या करने वाला है, खर्चा बढ़ाएगा, सब्सिडी देगा, दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सिडी देगा, या फिर टैक्सेस कम करेगा, और इसके अंदर जस्ट रिवर्स आपको इसका कर देना है, तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड भी समाप्त। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, गवर्नमेंट बजट की तरफ। अब गवर्नमेंट बजट क्या था, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट था जो सरकार बनाती है, दो चीजें रिकॉर्ड करने के लिए, अपने खर्चे और अपनी इनकम। ठीक है ना, आ जाओ फटाफट से। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर एक साल जो शुरू होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रिसिप्ट्स
और एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट्स में मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। RNCE, रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर, कैपिटल के साथ ईदर और रिसिप्ट कब होती है, या तो एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे लगाना है नीदर नॉर, ना एसेट कम हो ना लाइबिलिटी बढ़े, यहां पे शायद दोनों में से एक हो जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे, दे नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये रेगुलर होती हैं, वो इरेगुलर होती हैं, इनमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इनमें ऑब्लिगेशन होती है क्योंकि इसमें बोरोइंग्स वगैरह आती है ना। यहाँ पे हमारे पास होते हैं टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना, जिसके अंदर आप लोग लेते हो टैक्सेस में तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में हम लोग क्या लेते थे, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, जिसके अंदर एस्टीट्स था, जिसका कोई नहीं है उसकी सारी संपत्ति सरकार ले लेगी। फॉर फीचर्स क्या होते हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते उन पर पेनल्टी लगती है। स्पेशल असेसमेंट, अगर किसी की संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट उनसे पैसा लेता है। कैपिटल रिसिप्ट्स में आपको याद रखना है क्या क्या सोर्सेस थे, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, ये आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट थे। ओके, इसके बाद डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देखना है। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स कंपनीज पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, इसके बाद बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इसमें पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब खर्चे आ गए। खर्चे कौन से थे, एक्सपेंडिचर से क्या होगा, या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगा। ठीक है, या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगा। आर के साथ फिर नीदर नॉर, सी के साथ फिर इधर और। नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, either create any asset or reduce a liability. It is incurred for normal functioning, ये normal functioning के लिए होता है। ये हमारे पास acquisition of assets के लिए होता है मेनली। recurring होता है, नॉन recurring होता है, इसके अंदर सैलरी, पेंशन वगैरह आता है, उसमें रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गाइस बजट में हम लोगों ने डेफिसिट पढ़ा था। डेफिसिट क्या होता है, जब भी सरकार का खर्चा अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट तीन प्रकार के थे, रेवेन्यू डेफिसिट, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट, अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से, याद रखना एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, फिस्कल करंट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यही मेन चीजें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके इंप्लीकेशंस, ये सरकार की इनेबिलिटी दिखाता है, गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है, पिछली सेविंग यूज कर रही है। गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल से पूरा करना पड़ेगा, रेवेन्यू से तो हो नहीं रहा। इसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स यूज करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम पड़ गई हैं। उसके बाद हम बोरो करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, उससे फर्दर बोरोइंग्स बढ़ती हैं और हम थोड़ा सा एक वार्निंग सिग्नल देखते हैं इसको। ठीक है, देन इसको ठीक कैसे करें, या तो भैया खर्चा कम कर लो या रेवेन्यू बढ़ा लो, यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन बोरिंग्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ये याद रखना। इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, कर्जे में आ जाओगे, डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, महंगाई होगी, फॉरेन डिपेंडेंस, बाहर वाली देश पे डिपेंड रहना पड़ेगा, अपने पास तो पैसा है नहीं, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कितना पैसा आपने बोरो करा, किस पर्पस के लिए, अदर देन इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट 500 करोड़ था और बोरो करा 500 करोड़ इंटरेस्ट के लिए ही, तो प्राइमरी जीरो आ जाएगा, है ना। 400 इंटरेस्ट था तो प्राइमरी 100 आएगा, इसका मतलब 100 करोड़ अदर देन इंटरेस्ट के लिए हमने बोरो करा है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि इंटरेस्ट की वजह से हमने बोरो करा है। फिस्कल और ये डिफरेंसेस का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेने हैं। सॉर्टेड, डन। वी हैव नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है, ताकि हम रीएलोकेट कर सकें रिसोर्सेज को। रीएलोकेट कैसे करना है कि दो चीजें हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए सरकार का थोड़ा बहुत और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो इस तरीके से बजट को बांटना है कि सोशल वेलफेयर भी और मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। सरकार कैसे करती है, जैसे अल्कोहल पे दुनिया भर का टैक्सेस लगा दिए, तो लोग बोलते हैं कि अल्कोहल पे इतना टैक्स क्यों लगाते हो, तो सरकार ये बोलती है कि भैया हम चाहते हैं तुम ना पियो, तुम बचो। तो इससे सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश करती है सरकार। इनइक्वालिटीज कैसे कम होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इनइक्वालिटीज कम होगी, रिच सेक्शन के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, पुअर्स को सब्सिडीज दी जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बजट बनाया जाता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखा जाता है जब हम बजट बनाते हैं। एंड लास्ट इज रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे देश की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। जिस रेट पे वो करेंसी बदली जाएगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे डॉलर आज अगर आपको खरीदना है तो लगभग 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, अगर मार्केट में करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको $1 के 80 देने पड़ते थे, अब वो डॉलर 80 में नहीं आता, $1 के 90 देने पड़ेंगे। वैल्यू कम हो गया ना 80 रुपए का, क्योंकि पहले 80 में आ जाता था, अब नहीं आता, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पहले $1 80 में आता था, अभी $1 40 में ही आ जाता है, 80 में तो 2 आते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, हमारी करेंसी में 80 में जो पहले $1 आता अब 2 आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप डेप्रिशिएट होते हो तो आपकी वैल्यू कम है तो सामने वाले को आप सस्ता पड़ोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आप महंगे हो तो आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, फिर एग्जांपल लिख देना। कितने प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं, अगर गवर्नमेंट फिक्स करता है अपने आप तो उसको हम फिक्स एक्सचेंज बोलते हैं, अगर मार्केट फोर्सेस से डिमांड सप्लाई से फिक्स हो रहा है तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, अगर मार्केट फोर्सेस से हो रहा है लेकिन आरबीआई इंटरवीन करता है उसको स्टेबल करने के लिए तो उसको हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। फिक्स्ड ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी, फ्लेक्सिबल जो डिमांड सप्लाई से होता है, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, रेट जनरली स्टेबल रहता है, उसमें रेट ऊपर नीचे होता रहता है। मैनेज फ्लोटिंग क्या है, दोनों का हाइब्रिड है। ठीक है, यानी फिक्स होगा मार्केट फोर्सेस से लेकिन इसके अंदर आरबीआई इंटरवीन करेगा। देन वी हैव डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, अगर गवर्नमेंट खुद से करेंसी का वैल्यू कम करती है उसको हम डीवैल्यू बोलते हैं। ठीक है, मार्केट फोर्सेस से हो रहा है तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे, गवर्नमेंट खुद कर रही है तो वो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में चलेगा, खुद हो रहा है तो वो फ्लेक्सिबल में चलेगा। ठीक है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डोमेस्टिक रेजिडेंट डिमांड क्यों करते हैं करेंसी की, ताकि इंपोर्ट हो सके, टूरिज्म हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर बाहर भेजने हैं तो एसेट बाहर खरीदने हैं तो डॉलर चाहिए होगा ना, तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये डिलीटेड है आपका इस बार, मार्केट आपको नहीं पढ़ना। मेरिट्स और डीमेरिट्स बच्चे ये प्लीज ध्यान से कर लेना, मेरिट्स और डीमेरिट्स बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, फिक्स और फ्लेक्सिबल के एग्जाम में आ सकते हैं। क्या मेरिट्स हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के, तीन मेरिट्स भी आप कर लोगे तो चलेगा। स्टेबिलिटी बनी रहती है, देखो स्टेबिलिटी बनी रहती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अच्छे से आता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है, आपको इसको फिक्स रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए आपके पास बहुत सारे, जो कि यूजुअली देश के पास नहीं होते। फिक्स करना काफ़ी मुश्किल है, मैकेनिज्म ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद एक्सचेंज रेट्स कभी भी फिक्स्ड रह ही नहीं सकता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। फ्लेक्सिबल की हम बात करें अगर तो मेरिट क्या है, इक्विलिब्रियम बना रहता है भाई, डिमांड सप्लाई दोनों खुश हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। इसके बाद बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिजर्व्स का। डीमेरिट्स की बात करूं तो इंस्टेबिलिटी होती है, एक्सचेंज रेट कभी ऊपर कभी नीचे, ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है, स्पेकुलेशन के लिए लोग इसका फायदा उठाते हैं, यानी सस्ते में खरीदते हैं महंगे में बेचते हैं, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट क्या आता है गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं चार चीजें, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस चार होती हैं, गुड्स यानी कि विजिबल्स, सर्विसेज यानी इनविजिबल्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड, कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि कुछ वो ट्रांजैक्शंस जिससे हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो बीओपी है दो पार्ट्स में डिवाइड है, करंट अकाउंट ऊपर होता है, कैपिटल अकाउंट नीचे होता है। ऊपर चार चीजें आती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और छोटी मोटी इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट की इनकम। कैपिटल में क्या क्या आती हैं, तीन चीजें याद करो, तीन चीजें कौन कौन सी आती थी, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिजर्व से अगर विड्रॉ करा तो और रिजर्व में ऐड करा तो। इसके बाद दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे, जा रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे, बस यही तो चैप्टर था। देखो क्या है, बीओपी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है सभी ट्रांजैक्शंस का रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसके बाद इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये पूरे साल का होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, दो साइड है, क्रेडिट जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, डेबिट जिसको नेगेटिव बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर दोनों साइड मैच हो जाए तो उसको हम बैलेंस बीओपी बोलते हैं, क्रेडिट ज्यादा हो तो सरप्लस, डेबिट ज्यादा हो तो डेफिसिट। बीओटी क्या होता है, अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो उसको हम बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये भी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट। इसके बाद बेटा जी बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें पूरी डेफिनेशन लिख देना। इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल सब आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आते हैं। इसमें इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, यहाँ पे कैपिटल का कुछ नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ गुड्स हैं। इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर बीओपी अनफेवरेबल है तो वहां से कवर नहीं हो सकता, अगर बीओटी अनफेवरेबल है तो यहाँ से कवर हो सकता है। देन वी हैव टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारी करंट लेवल ऑफ इनकम को शो करता है, कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्टॉक अगर चेंज हो रहा है तो वो दिखाता है। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लास्ट में होता है, वो भी अगर बीओपी जो है उसका करंट अकाउंट ऊपर नीचे हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है तो उसको सही करने के लिए आता है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, पूरे साल का होता है। करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और इनकम वगैरह आ जाती हैं। इसके अंदर बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का। इसने बहुत कंफ्यूजन बच्चों के मन में क्रिएट करा हुआ है, बट छोटा सा टॉपिक है, क्यों छोड़ते हो, कर लो, क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है, बट सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें दे दिया, तो हम क्यों छोड़ें यार, क्यों रिस्क लें, कर लो। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती हैं, यानी इनका मकसद पैसा कमाना होता है, करंट अकाउंट में लिखी जाती हैं सारी। एकोमोडेटिंग वो ट्रांजैक्शंस हैं जो करंट अकाउंट है उसको कवर करने के लिए
या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की जरूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए करी जाती है, उनको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये ट्रांजेक्शंस जो कवर डेफिसिट और सरप्लस। परफेक्ट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस इंडिपेंडेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बीओपी में क्या चल रहा है, ये बीओपी के हिसाब से होती है, ठीक है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस दोनों जगह हो सकती हैं, करंट कैपिटल में, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही होंगी, राइट। इनको अबव द लाइन बोलते हैं, करंट अकाउंट वाली होती हैं यूजुअली सारी, इनको बिलो द लाइन बोलते हैं। ये ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस होता है। तो गाइस ये एक ऐसा रिवीजन है जो रिवीजन है ना। तो रिवीजन करने में आपको ये वीडियो काफी मदद करेगी, और 2x पे देखो तो 30 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो, और बहुत अच्छे से तुम्हारा सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।